Very good evening, everybody. So this is our first lecture for the economics on a semester one, right? Microeconomics. तो आज एक बड़े जबरदस्त टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? और एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई के बारे में आप अपने स्कूल लेवल में पढ़ के आए, तो इतना ही बस यूज करना, थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल में ले जा रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट क्लास में एडवांस लेवल पढ़ेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए दोस्त, हमारे पास इक्विलिब्रियम एक टर्म होती है, आपने बहुत बार सुना है, ये मार्केट के अंदर भी होता है, कंज्यूमर थ्योरी में भी होता है, प्रोड्यूसर के साथ भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि अगर किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस को इम्पोज करती है, ठीक है, टैक्सेस लिवाय करती है या इम्पोज करती है या टैक्सेस को चार्ज करती है, तो कंज्यूमर के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी बातों को हमने एज अ माइक्रो इकोनॉमिक टूल से डिस्कस करना है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा प्लीज, लुक एट द स्क्रीन्स। मैंने कहा एक मार्केट है जिसके अंदर डिमांड सप्लाई फंक्शन हमारे पास गिवन है, राइट? तो एवरीबडी नोज दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई फंक्शन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन, इतना सब जानते हैं। वेयर दीज टू फंक्शंस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, वो हमको मार्केट का इक्विलिब्रियम मिल गया। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, भाई मान लेते हैं ये जो प्राइस आया है 30 रुपीज का प्राइस आया है, और यहाँ पे हम 1000 यूनिट्स का ट्रेड करते हैं। एट द प्राइस ऑफ ₹30 वी आर ट्रेडिंग 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स है ये, और ये प्राइस ऑफ एक्स, राइट? Now, the government, I'm using the word government, I'm not clarifying whether it is a local government or it is a state government or it is a central government. हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि पैसा किसके पास जा रहा है, कि लोकल गवर्नमेंट जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी है, या स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, हरियाणा गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी हम ये नहीं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि विच गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन दिस मार्केट। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ टैक्स, कहते राइट? द थिंग इज, गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स लगा रही है? गवर्नमेंट जो टैक्स का अमाउंट कहती है, वो कंज्यूमर से मांग रही है या वो प्रोड्यूसर से मांग रही है? मतलब वो डिमांड साइड पे टैक्स इंपोज करना चाह रही है या सप्लाई साइड पे टैक्स इंपोज करना चाह रही है? ये पूरी स्टडी हमने करनी है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देखना है। और आज पहली क्लास है, ठीक है? तारीख के साथ आप नोट कर लीजिए, अगर टैक्स का सवाल पेपर में ना आए, पेपर ड्यू का बन नहीं सकता। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल क्वेश्चन, डायग्रामेटिक, क्या आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये मैं बताऊं, ठीक है जी? सुनिए जी, जब गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करने की बारी आती है, तो एक बात समझना प्लीज बहुत ध्यान से। लेट सपोज हम इस पूरी क्लास को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? हम में से बहुत सारे लोग इसमें से बायर्स हैं, और बहुत सारे लोग हम में से सेलर्स हैं। ऑब्वियसली मार्केट में ट्रेड हो रहा है, कुछ बायर्स है, और यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ मार्केट डिमांड, द मार्केट सप्लाई। बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स हमारे पास लगे हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे टैक्स इंपोज करना है, टैक्स ऑन बायर्स। बायर्स पे टैक्स लगाना है, कहते हैं कितना टैक्स लगाना है? कहते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, या 10 ईच कह दीजिए, एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, कि जितने भी यूनिट्स मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे। देखो बेटा, मैं वर्ड डिमांड सप्लाई नहीं बोलता हूं, मेरा वर्ड है ट्रेड करना, क्योंकि एट एवरी डिफरेंट प्राइस देयर इज अ डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, एट अ डिफरेंट प्राइस वी हैव अ डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड। बट व्हेन आई यूज अ टर्म, द क्वांटिटी which is going to be traded in the industry is 1000, वो चेंज नहीं। getting my point guys? इक्विलिब्रियम पे जितनी क्वांटिटीज का ट्रेड किया जाएगा, सरकार उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि जितनी भी क्वांटिटीज आप ट्रेड करोगे, हम हर यूनिट के ऊपर ₹10 का टैक्स लगाएंगे, एंड द लाइबिलिटी टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट इज ऑन द बायर्स। कहते हैं हमें बायर्स से ये टैक्स चार्ज करना है। हमें क्या करना है? बायर से इस टैक्स को चार्ज करना है। अब अगर एक लेमैन है, मान लीजिए
जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, जैसे अभी आप लोग हैं, अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, स्कूल वाली इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं। आप बताइए, यहाँ पे ये जो सेलर बैठा है वो खुश हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा आपकी नॉलेज के हिसाब से, कि भाई मेरे पे टैक्स तो लगा नहीं है। टैक्स किसके ऊपर लगा है? बायर के ऊपर लगा है टैक्स। वो अपने आप देखेगा क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे? आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। अच्छा, मैं आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कुछ बोलना हो हैंड रेस करके बोल सकते हो, तो भाई मैं कुछ पूछूंगा तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जब टैक्स सरकार ने बायर्स के ऊपर लगाया है, तो इसका कुछ भी इम्पैक्ट सेलर्स के ऊपर नहीं आने वाला। प्राइमा फेसी सबको ऐसा ही लगता है इनिशियली, बट दिस इज अ फॉल्स थिंग। गवर्नमेंट जब टैक्स बायर्स पे भी लगाएगी, तो उसका इम्पैक्ट सेलर्स पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, और जब टैक्स सेलर पे लगेगा तो उसका इम्पैक्ट बायर्स पे आ जाएगा। ये सारी स्टडी हमको करनी है विद द हेल्प ऑफ सम डेटा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मैंने कहा भाई एक डिमांड कर्व है, लेट द डिमांड कर्व बी। हमने कहा एक डिमांड कर्व है, क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस प्राइस। ऐसे एक सिंप्लीफाइड डिमांड कर्व मैंने ले लिया। ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी। देखो साफ साफ दिख रहा है कि क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप इनवर्स लगा हुआ है। फंक्शन मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमारा फंक्शन लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, लेकिन अभी हम लीनियर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मैंने डायग्राम पे इसको ड्रॉ कर दिया। भाई वर्टिकल एक्सिस पर आप लोगों ने प्राइस को मार्क किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपने क्वांटिटी डिमांड को दिखाया। 55 का तरीका है आपका, किसी भी एक वेरिएबल को आप जीरो पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। If Q is zero, price will be 100. If price is zero, Q will be 100. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 100 के इंटरसेप्ट से एक डिमांड कर्व को ड्रॉ कर दिया जी। तो दिस इज अ डिमांड कर्व विद इंटरसेप्ट वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दोनों पर 100 ईच का इंटरसेप्ट है। जूम यूजर करके मैम एक हैंड रेज्ड है। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड आस्क योर क्वेरी प्लीज? प्लीज आस्क। Yeah, can I take class in English? I'm from Kerala, so I cannot understand Hindi. So you are not able to understand Hindi? No. I'll try, but 100% इंग्लिश बोलना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। मैं फिर थोड़ा सा, apart from this girl, everybody else is comfortable in my language? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ma'am, I am really very sorry. ठीक है, I'll take the classes in the bilingual only, right? So 100% इंग्लिश में अगर if I'll try to teach, तो मैं खुद ही, जैसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन मेरे साथ हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक है यार, बस तो इतनी ही इंग्लिश जानता हूँ कि जितना कंसेप्ट को मैं डिलीवर कर सकूं, राइट? थोड़ा सा प्लीज कोशिश करिए मैनेज करने की, राइट? चलो, थैंक यू। So this is our demand curve represented by D with the vertical and the horizontal intercept of 100 each, right? This is the demand curve when there is no tax imposed by the government, right? Suddenly, government imposes tax on this person. Let us suppose government imposes quantity tax. Which tax? Quantity tax on buyers at the rate of ₹20 each, right? सरकार अब आपके ऊपर 20 रुपए पर यूनिट का टैक्स इंपोज कर रही है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लेट अस सपोज ये आप बायर थे। पहले पहले ऐसा था, आपका ये डिमांड कर्व था, इसके अकॉर्डिंगली आप कहते थे भाई मेरे को इस क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस पे करना है, इसके लिए इतना प्राइस पे करना है, इसके लिए इतना प्राइस पे करना है, राइट? क्वांटिटी टैक्स का मतलब क्या हो, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों, आप बायर हैं, मैं सेलर हूं, हम दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, और मैं आपसे 1000 यूनिट्स का ट्रेड कर रहा हूं। पर यूनिट आपने मुझे 30 रुपीज पे करे।
पर यूनिट आपने मुझे 30 रुपीज पे करे, राइट, जब टैक्स नहीं था। सरकार क्या कहती है, भैया जितने यूनिट्स का ट्रेड करोगे हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए मेरे को भी चाहिए। मेरे को मतलब गवर्नमेंट भी मांग रही है। किससे मांग रही है? मुझसे नहीं मांगे, मांगे बायर से। तो व्हेन देयर इज अ टैक्स ऑन द बायर, इट इज जस्ट लाइक अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज जस्ट लाइक अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहले जिस कमोडिटी के लिए आप P रुपीज का प्राइस पे करते हो पर यूनिट, अब आपके लिए यही कमोडिटी का जो प्राइस हो जाएगा, दैट विल बी प्राइस प्लस 20। दिस 20 इज नथिंग बट टैक्स साइज। ये जो 20 है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी विच इज अ टैक्स साइज। तो फंक्शन कायदे से होना चाहिए था QD, it is a new quantity, QD1 is equals to 100 minus, now your price is P plus T rupees per unit. तो योर न्यू प्राइस इज प्राइस जो आपने किसको देना है? सेलर को देना है। उसके अलावा T रुपीज पर यूनिट आपको किसको भी देना पड़ेगा? सरकार को भी देना पड़ेगा। तो आपकी डिमांड कर्व की इक्वेशन बदल जाएगी। सो इफ इट इज योर न्यू इक्वेशन, if I'll open the bracket, what I'll get? 100 minus P minus 20. That comes to 80 minus P, right? So this is my new demand function. If I'll plot this demand curve on the function graph, what I'll get? The vertical and the horizontal intercepts are now 80 each, like this. मनीषा जी सवाल कर सकते हैं। Sir, instead of adding 20 to P, can't we first have the quantity demanded and then add 20 at the last as taxes are calculated नहीं नहीं after नहीं buying all नहीं the नहीं 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 नहीं। आप सोचो हम पहले इक्विलिब्रियम निकाल ले उसके बाद 20 रुपीज ऐड कर देंगे? नहीं, बिकॉज डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने बचपन में पढ़ा था ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ price of the commodity, income of the consumer, taste preference of the consumer, government policies, future price expectations, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर हमारा डिमांड डिपेंड करता है। तो पहले गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं था टैक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। अगर आपने कहा जी पहले मैं डिमांड निकाल लेती हूँ, और जब आपने निकाल ही ली गवर्नमेंट पॉलिसी को इग्नोर करके, तो फिर तुमने फर्क क्या डाला? गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, विच इज अ टैक्स है, उसकी वजह से डिमांड फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, उसकी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। आरजे रस्तन साहब आप सवाल कर सकते हैं जी। आस्क योर क्वेरी बेटा। जो हमारी दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का स्लोप नेगेटिव होना नेसेसरी है? स्लोप वेरिएबल का नहीं होता, स्लोप कर्व का होता हाँ, है। स्लोप क्यू का या पी का स्लोप नहीं होता बेटा, स्लोप तो फंक्शन का होगा ना। तो वो होना नेसेसरी है कि एक नेगेटिव। नहीं, डिमांड कर्व के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ऑर्डिनरी गुड, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी में हम इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। अभी मैं गिफन गुड्स की बात नहीं करना चाहता, अभी मैं परफेक्टली इनलास्टिक गुड्स की बात नहीं करना चाहता। वहां पे जीरो भी मिल सकता है मेरे को, वहां पे मेरे को पॉजिटिव भी मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आई एम अज्यूमिंग। अभी मैंने एक ऑर्डिनरी गुड अज्यूम किया, क्या प्राइस क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके ओके। ठीक है, अब एक बात समझना बच्चे बहुत ध्यान से। तो जब हमारे पास कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा, तो कंज्यूमर का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। पहली बात कहते बिल्कुल ठीक है। इस पुराने और नए इंटरसेप्ट के अंदर, वर्टिकल इंटरसेप्ट की अगर बात करूं, इस पुराने और नए इंटरसेप्ट में कितना डिफरेंस आया है? क्या 20 का है, विच इज नथिंग बट व्हाट? टैक्स साइज। अगर इंस्टेड ऑफ टैक्स ऑफ ₹20 पर यूनिट, सरकार अगर 40 रुपए यूनिट का टैक्स लगा देती, तो यहाँ 40 हो जाता और यहाँ पे 60 आता, और ये फंक्शन मेरा शिफ्ट होके 60 पे आ जाता, और ये डिफरेंस कितना आता? 40 आता। से यस और नो? एग्री करते हैं? तो यहाँ पे मैं तीन बात बोलना चाहूंगा आपको। जब गवर्नमेंट बायर्स के ऊपर
क्वांटिटी टैक्स को इंपोज करती है तो कंज्यूमर का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, पैरेलल होता है। अब पैरेलल क्यों होता है? आप इस फंक्शन की स्लोप निकालिए तो भी -1 आएगी, इस फंक्शन की स्लोप निकालेंगे तो भी -1। स्लोप निकालने सबको आती है ना, dy/dx भाई, स्लोप निकालने सबको आती है ना। आप दोनों फंक्शन के Yes, पुराने sir. डिमांड कर्व की और नए डिमांड कर्व की स्लोप निकालोगे तो दोनों की स्लोप आपको -1 दिखाई देगी जी। तो स्लोप सेम है तो फंक्शन आपस में पैरेलल है। तो व्हेनेवर द गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स ऑन द बायर्स, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड पैरेलल, and the vertical distance between the old and the new demand curve is nothing but the size of tax. जितना साइज ऑफ टैक्स होता है उतना ही पुराने और नए डिमांड कर्व में वर्टिकल गैप आता है। ये 3 बात सबको समझ में आती है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट किसी कंज्यूमर के ऊपर या बायर के ऊपर टैक्स लगाएगी तो कंज्यूमर का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करेगा, और पुराने और नए डिमांड कर्व में जो वर्टिकल गैप होगा इट इज नथिंग बट द साइज ऑफ टैक्स। अगर मैं बात करूं, ये जो गैप मैं ग्रीन कलर से यहाँ शो कर रहा हूं, ये सारा का सारा इन सब का साइज सेम है, इन सब का साइज है स्मॉल टी। स्मॉल टी स्टैंड फॉर दी टैक्स साइज। इतनी बात सबको समझ में आती है जी? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए जी, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल सिखाना चाहता हूं। पहले उस न्यूमेरिकल को सीखेंगे और उसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, राइट? एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर एक उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स are given by, आपको क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन गिवन है, एक क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन गिवन है, लाइक it is 2p and this is like -90 b। ठीक है जी, कुछ ऐसा। अब इसकी स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्लोप कितनी है भैया इसकी, बताया कोई? व्हाट इज 2 स्लोप ऑफ द सप्लाई फंक्शन? 2 हाँ जी, 2। हाउ बेटा स्लोप देखिए, ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, स्लोप इज dy/dx, यस और नो? यहाँ पे y का मतलब क्या है? प्राइस। यहाँ पे x का मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। तो व्हाट आई नीड dp अपॉन में dq। तो इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू qs करूंगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये 2 रहेगा, तो dp अपॉन में dqs, तो dp अपॉन में dqs इज नथिंग बट हाफ। गॉट इट? क्लियर है? Yes. Say Yes, sir. something, everybody says yes or no? क्लियर है ये बात? yes Yes, sir. तो इसकी स्लोप मेरे पास हाफ है और इसकी स्लोप मेरे पास -1 है। ठीक है, मैंने क्या किया, उठा के देखिए प्लीज। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली इन दोनों को एक डायग्राम पे ले गया। इसका इंटरसेप्ट आप देखेंगे तो 90 ईच बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? 90 ईच, राइट? तो मैं 90 ईच के हिसाब से एक यहाँ पे डिमांड का ड्रॉ कर दिया। ऑल्दो एग्जाम में रफ डायग्राम्स बनाए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, वरना जो आप आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे वो और जो आपके डायग्राम में दिखाएंगे वो बड़ा अजीब सा दिखेगा, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, तो आपको लगे मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो हमेशा जैसे इस फंक्शन की स्लोप हमें पता हाफ है, तो प्लॉट करते समय आप रैंडमली मत ड्रॉ करना, हाँ भाई ड्रॉ कर दिया अपर स्लोप, नहीं, समझिए ध्यान से। तो ये 45 डिग्री लाइन होती है, इसकी स्लोप 1 होती है 1045 के हिसाब से। अगर किसी की स्लोप 1 से ज्यादा है तो वो इससे स्टीपर होती जाएगी, और जिसकी स्लोप 1 से कम है वो इससे फ्लैट होती जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे को स्लोप अगर हाफ दिखाना है तो व्हाट आई विल डू, इस 45 लाइन से फ्लैटर मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes. तो मैंने यहाँ पे एक Yes, sir. फंक्शन ड्रॉ कर दिया है लाइक दिस. मैंने कहा दिस इज माय सप्लाई कर्व and you can calculate very easily what is the equilibrium, what is the market equilibrium at this point of time. हाँ जी, market is in equilibrium. बताइए कहाँ आएगा? Where the quantity demanded is equals to quantity supplied. तो this is 90 minus P is equals to 2P. So 90 is equals to 3P and P is equals to 30 and Q is also equals to 60, right? तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो मेरा निकल के आया है इसको मैं पीई का नाम दे रहा हूँ. इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा 30 निकल के आया है एंड क्यूई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी 60 निकल के आया है. यहां तक किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए. दिस इज द सिचुएशन बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स. अभी तक सरकार ने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया है, राइट? नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, लिसन टू मी प्लीज, लुक एट द स्क्रीन्स. इफ government imposes quantity tax of rupees 15 per unit on buyers. सरकार ने क्या किया? Anushka from MH, you have raised your hand. Kindly switch on your camera and ask your query, please. Without webcam, I will not allow to speak. Ask your query after opening your webcam. अच्छा चलो, डाउट पूछ ले, मत कर कैमरा ओपन, पूछ. सर ये जो आपने इनिशियली इक्वेशंस लिए है वो क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. ये सारा जो लिखा है वो सब क्वेश्चन का पार्ट है. गिवन अ फंक्शन साहब, ठीक है. आरजे राजस्थान साहब, आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए अपना, बहुत देर से रेज्ड है. आरजे साहब, अच्छा. तो कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि सरकार ने 15 रुपए पर यूनिट का टैक्स लगा दिया. किसके ऊपर लगाया जी? बायर्स पे. इसका इम्पैक्ट चेक करना है हमें. आफ्टर टैक्स व्हाट इज द न्यू डिमांड फंक्शन? QD1. पहले क्या था जी? 90 माइनस P था. अब क्या हो जाएगा जिसके अंदर ये प्लस टैक्स साइज जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, बताइए. दिस विल बी द न्यू डिमांड. यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज द साइज ऑफ टैक्स? 15. So that comes to 75 minus P. Now this is the new demand function. 75 minus P. स्लोप इसकी भी 1 है. अगर मैं इसको डायग्राम पे लेके जाऊंगा, जैसे मैं इसको डायग्राम पे लेके जाऊंगा तो मेरा जो इंटरसेप्ट है वो 75 पे आ जाएगा जी, इंस्टेड ऑफ दिस. 75 पे आ गया. अब देखना जी मैजिक, जो इकोनॉमिक्स बताना चाहते हैं, जो एक लेमैन नहीं समझ सकता, वो इकोनॉमिक्स यहां सिखाएगी. Now this is my new demand curve D dash. Earlier was D and the new is D dash. बस मेरा आपसे एक सवाल है. Look at the screens, everybody please look at the screens. जब सरकार ने इस कंज्यूमर के ऊपर टैक्स को इंपोज किया, क्या डिमांड कर्व चेंज हुआ? कहता आंसर इज यस, डिमांड कर्व चेंज हो गया. डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड पैरेलल and the vertical gap, this is the vertical gap I am talking about. This is the vertical gap. 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 And the vertical gap between the old and the new demand curve is nothing but the size of tax, which is nothing but 15 here. ये 15 है. ये जो टैक्स साइज दिख रहा है आपको, ये 15 यूनिट्स का है, ये 15 रुपीज का है. यहां तक की बात समझ में आती है? Where is the new equilibrium? Where the new demand curve and supply curve intersect? मैंने कहा बिल्कुल. कहता जी this E dash is the new equilibrium. This is the new price.
एंड दिस इज अ न्यू क्वांटिटी जिसका अब बाजार में ट्रेड होगा। से यस और नो? लिसन टू मी प्लीज, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्वांटिटी भी बदल चुकी है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया है जी? कम हो गया है। मेरा बस आपसे एक सवाल है, डायग्राम में देख के बताना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने यहां शो करी हुई है किसके इक्वल है? ये टैक्स साइज, टैक्स साइज, और ये जो प्राइस फॉल किया है ये वाला, दिस इज फॉल इन द प्राइस ना? विच इज मोर, चेंज इन द प्राइस और टैक्स साइज? बड़ा कौन है? टैक्स साइज। देखिए कैसे, और ये ग्रीन कलर का टैक्स साइज है ना, ये वाला दिख रहा होगा, हाईलाइट कर रहा हूं। और ये जो इतना सेक्शन है सिर्फ इतना, दिस इज व्हाट, डिक्रीज इन द प्राइस। से यस और नो? यस सर। अब एक बात बताइए मेरे को सोच के, सप्लाई फंक्शन में तो कोई चेंज आया नहीं है, सप्लाई तो पुराने वाला ही है। क्या था जी? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 2p। आज अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं न्यू इक्विलिब्रियम पे, 75 माइनस p इज इक्वल्स टू 2p, तो 75 इज इक्वल्स टू 3p, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस? 25 रुपीस। इसका क्या, व्हाट इज दिस 25? द इंटरसेक्शन ऑफ द न्यू डिमांड एंड द ओल्ड सप्लाई, दिस इज द इंटरसेक्शन, यस और नो? ये 25 रुपए ये वाला प्राइस है ना बेटा? इसको हम बोलेंगे आज के दिन, आप बायर है मैं सेलर हूं, हम दोनों का ट्रेड किस प्राइस पे होगा? बोलिए, हम दोनों का ट्रेड किस प्राइस पे होगा आज? 25 रुपीस पे। 25. दिस इज द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। मैंने आप लोगों से 25 रुपए लिए और अपने घर चला गया, मेरे को तो मुक्ति मिल गई 25 रुपए में ही। क्या आपको मुक्ति मिलेगी 25 रुपए देके? आंसर इज बिग नो। आपको 10 रुपए, सॉरी 15 रुपए यूनिट आपने सरकार को भी देना है। आपको 25 रुपीज में नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट, ये 25 रुपीज का तो आपने और मैंने ट्रेड किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने 25 रुपीज पर यूनिट मेरे को दे दिया, दिस इज अ प्राइस विच इज रिसीव्ड बाय द सेलर। पीएस का मतलब प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर विच इज 25 नाउ। पहले मुझे कितना मिलता था जब टैक्स नहीं था? यार कैमरास प्लीज ओपन करिए आप लोग, यार ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। कैमरास प्लीज ओपन करिए प्लीज, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है, आपको कैमरा ओपन करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज ओपन वेब कैम्स, आई एम वेटिंग। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज ओपन वेब कैम्स। कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे भाई, लिख के दे रहा हूं। जिस मर्जी कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़िएगा, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे मेरे बारे में। डोंट गो ऑन माय फेस, शक्ल से आई एम लुकिंग लाइक अ रिक्शा वाला, अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट हूं। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ लीजिए। कितने दिन हो गए कॉलेज जाते हो? महीना भर होने वाला हो, 18 दिन हो गए ना, 15 दिन हो गए? यस 15 दिन हो गए। माइक्रो में क्या चल रहा है अभी? खेल रहे होंगे, स्कैरसिटी, अपॉर्चुनिटी सर, कॉस्ट। हमारे में तो 5 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं. चलो बहुत बढ़िया जी। भाई अभी पढ़ाया किसी ने टैक्स? नहीं ना? पढ़ाएंगे नहीं तब भी कंपेयर कर लेना, तब भी कंपेयर कर लेना। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो भाई साहब, चाहे आप इस बात को कंफर्म करेगा अपने कॉलेज में, there are 40 colleges in Delhi University who are serving economics honors, right? 40 कॉलेजेस है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इन 40 में से 22 और या 23 कॉलेजेस के अंदर मेरे पढ़ाए में पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके जो प्रोफेसर हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिए। 2 क्लास तक ही समझाता हूँ, तीसरी बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि हाँ भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जो इंटरेक्टिव बंदा है, जिसमें इतनी काबिलियत है कि जो दूसरे वाले की नॉलेज की रिस्पेक्ट कर सके, वही बच्चा मेरी क्लास में आता है और उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बस मेरी बात को समझिए आप ध्यान से। तो जब सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाए थे तो मुझको कितना पैसा, सब बोलेंगे एक साथ, मुझको कितना पैसा मिलता था बताइए? 30 रुपीज पर यूनिट मिलता था, नहीं मिलता था?
Yes, टैक्स sir. किस पे लगाया आज? टैक्स किस पे लगाया? तुम्हारे पे, बायर्स Buyers. पे। लेकिन पैसा तो मुझे भी कम मिल रहा है। अब मुझे कितने रुपए यूनिट मिलता है? 25. 25। 25. 25। तो पहले मुझे 30 रुपए मिलता था, अब मुझे 25 रुपए मिलता है, जबकि टैक्स मेरे पे नहीं लगा। तो टैक्स लगा बायर्स पे, उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली मेरे पे आ गया या नहीं आ गया? 5 रुपए यूनिट का। आगे. Now, how much you are paying to me? 25. And how much you are going to pay to the government? 15 रुपए यूनिट। तो टोटल तुम्हारे को कितने का पड़ेगा? 25 जमा 15 कम्स टू 40 रुपए। बोलो हाँ या ना? अभी आप लोगों ने ये 25 रुपए तो मुझे दिए, इसके बाद कितने रुपए सरकार को देने हैं? 15 रुपए। 15 रुपए क्या है? ये डिस्टेंस 15 है या नहीं? ये बताइए, वर्टिकल डिस्टेंस 15 है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इसी वाली के ऊपर मैं अगर यहां से ले जाऊं तो ये इंटरसेप्ट कितना आएगा? 40 आएगा ना, विच इज 25 + 15। दिस इज द प्राइस पेड बाय बायर। तो उसको मैंने पी भी लिख दिया, द प्राइस पेड बाय बायर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आप पहले कितना पे करते थे विदाउट टैक्स? 30। और आज आपको कितने का पड़ रहा है? 40। तो आपने कितने रुपए यूनिट का टैक्स बियर किया है? 10 रुपए यूनिट का। दिस इज अ टैक्स बर्डन ऑन बायर। और पहले मेरे को 30 रुपए मिलते थे, मुझे अब 25 मिलते हैं। तो मेरा कितना बर्डन आ गया? 5 रुपए का आ गया। क्या लिखा मैंने? टैक्स बर्डन ऑन सेलर। समझ में आएगा नहीं? तो टैक्स लगा बायर पे, लेकिन बर्डन उसका सेलर पे भी आ गया। ये बात सबको समझ में आई? तो whenever government is imposing tax on a buyer, अब मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनना बहुत ध्यान से। अब यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो आएंगे, उसकी भी तैयारी हमको साथ साथ करनी है। अब इस पूरी प्रोसेस को मैं इंग्लिश में सुनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। When government imposes quantity tax on buyers, the demand curve of buyers shifts leftward parallel. The vertical gap between the old and the new demand curve is the size of tax. The equilibrium price falls. And the change in the market price, which is the fall in the market price, which is represented by this, is nothing but the tax burden on seller. Is nothing but the tax burden on seller. ये बात समझ में आ गई? जितना मार्केट प्राइस कम हो गया, वो पैसा किसको कम मिल रहा है? अब सेलर को कम मिल रहा है ना। तो एक तरीके से मेरे पे उसका इंपैक्ट पड़ गया, नहीं पड़ गया, और बाकी बचा वो तुमने बियर किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, अच्छा भाई, बायर के ऊपर 10 रुपए यूनिट का टैक्स लगा है, सेलर को 5 रुपए का बर्डन बियर करना पड़ रहा है, ज्यादा किस पे है? बायर पे है। तो ज्यादा ना बायर पे इसलिए है क्योंकि बायर के ऊपर टैक्स लगा है, इसलिए ज्यादा बर्डन उस पे आ रहा है। द आंसर इज बिग नो। द आंसर इज बिग नो। अब मैं कहानी फिर चेंज कर रहा हूं, सुनते रहिए ध्यान से। ये बात सबको समझ में आ गई जी यहां तक की? से यस और नो? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो 25 आया था, इट इज नथिंग बट द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर एंड प्राइस पेड बाय बायर। व्हाट? प्राइस ऑफ सेलर प्लस टैक्स साइज। तो 25 प्लस 15 दैट कम्स टू 40 रुपीज पॉइंट। इसी क्वेश्चन को अब हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन टैक्स लगाएंगे किसके ऊपर? सेलर पे। सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट्स, सेम इक्वेशंस। इंपैक्ट चेक करेंगे कि अगर सेलर पे टैक्स लगा होता तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक रफ वर्क सीखना पड़ेगा बेटा, एक रफ वर्क सीखना पड़ेगा। मैंने कहा लेट सप्लाई फंक्शन बी क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 2p। ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज द प्राइस। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, फ्लैट फंक्शन बन जाएगा। ये मेरा सप्लाई फंक्शन बन गया। कोई दिक्कत किसी को?
एंड डाउट्स लिखो। अब एक बात बताना, जैसे आपके ऊपर मतलब बायर के ऊपर जब टैक्स लगा तो आपके लिए प्राइस बढ़ा था या कम हुआ था? बढ़ गया। बढ़ गया था, बढ़ा क्योंकि था। उस आपके लिए प्राइस एक कॉस्ट है। आपके लिए प्राइस क्या है? कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन जब वो बर्डन किसी सेलर के ऊपर आता है तो मेरा प्राइस 25 हो गया था 30 से कम हो गए, तो मेरे लिए जो प्राइस है वो एक रेवेन्यू का हिस्सा है, मेरे लिए कॉस्ट नहीं है। प्राइस आपके लिए कॉस्ट है, तो जब टैक्स लगेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। मेरे लिए प्राइस रेवेन्यू का पार्ट है, तो जब मेरे पे टैक्स लगेगा तो मेरे को पैसा कम मिलेगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और मेरे को कम मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट imposes quantity tax of rupees 4 per unit on seller, तो जो मेरा सप्लाई फंक्शन होगा इट विल बी टू प्राइस में माइनस किया जाएगा टैक्स, ना कि प्लस। क्योंकि मेरे लिए सेलर के लिए जब टैक्स लग रहा है तो मेरे को 30 से पैसा कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है बताइए? 30 से 25 हो गया ना, तो मेरे लिए प्राइस रिड्यूस करता है टैक्स, और बायर के लिए प्राइस को इंक्रीज करता है टैक्स। बिकॉज आपके लिए प्राइस, बायर के लिए प्राइस एक कॉस्ट एलिमेंट है और सेलर के लिए प्राइस एक रेवेन्यू एलिमेंट है। So it is decreasing my revenues. So what I'll do, I'll decrease the size of tax from the supply function. So the new supply function will be twice P minus 4. So I'll get what? 2P minus 8. So this will be my new supply curve. इतनी बात सबको समझ में आती है जी? यस सर। यार Yes. जब मैं पूछा करूं तो एटलीस्ट यस नो बोल दिया करिए, कुछ बिगड़ जाएगा। किडनी बिडनी थोड़ी ना मांग ली मैंने आप लोगों से, ये तो पूछ रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। देखिए यार, आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। और आपको एक चीज बता दो भाई, बुरा तो नहीं मानोगे पक्का? आपके चाहे इकोनॉमिक्स में आए हो 100 में से 1000 नंबर, 100 में से 1000 आए हो, ठीक है? 11 12 जितनी इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आए हो, अच्छी बात है पढ़ के आए हो। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स में हम उसे 0 मानते हैं। और किसी को डेमो देखना है तो अभी दिखा देता हूँ। टॉपिक तुम्हारी मर्जी का, चैप्टर तुम्हारी मर्जी का, क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी का, गलत प्रूफ करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? तो अगर आप में से कोई, ऑब्वियस आप ही गलती नहीं है, देखो आप अलग अलग स्कूल टॉपर्स है, अपने अपने स्टेट टॉपर्स लगे हुए हैं, सीबीएसई टॉपर्स रहे हो, ठीक है? लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो यहाँ पे ये जो किताब आप पढ़ के आए हो संदीप गर्ग टाइप्स, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू, ठीक है? सीबीएसई तक संदीप गर्ग, इकोनॉमिक्स मनोज गर्ग, ठीक है? गर्ग की कॉमन है बस, बाकी सब कुछ अलग है जी। एनीवेज, इस सप्लाई फंक्शन को जब मैं प्लॉट करूंगा डायग्राम के ऊपर, तो इस फंक्शन की स्लोप हाफ है ना, इस फंक्शन की स्लोप भी निकालोगे तो हाफ आएगी, चेक कर लीजिए, दोनों की स्लोप हाफ है, पैरेलल लगेगा। अगर इस फंक्शन के अंदर मैं क्वांटिटी की वैल्यू 0 बना दूं तो प्राइस कितना आएगा भैया? 4 आएगा। क्वांटिटी अगर 0 है तो प्राइस विल बी 4, इंटरसेप्ट लग गया, पैरेलल चला जाएगा। दिस इज माय न्यू सप्लाई, समझे? जब सेलर के ऊपर टैक्स लगा तो सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, और इसके पुराने और नए सप्लाई कर्व में जो वर्टिकल गैप आया है, ये जो नया और पुराने में वर्टिकल गैप आया है, ये भी क्या है? हाँ जी, ये भी क्या है? टैक्स है। टैक्स साइज। 4 रुपए। ये बात सबको समझ में आ गई? सेलर पे टैक्स लगेगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पुराने नए सप्लाई कर्व में टैक्स साइज का गैप आएगा जी।
बायर पे टैक्स लगेगा, डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पुराने नए डिमांड कर्व में भी वर्टिकल गैप जो आएगा वो टैक्स साइज आएगा जी। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। कोई दुख Yes. तकलीफ हो यहां तक किसी को, प्रॉब्लम परेशानी आशंका मुसीबत कठिनाई दुख डिफिकल्टी दुर्लभता कुछ भी हो तो पूछ लो भाई। अब देखो हम उसी क्वेश्चन पे लौट के चलते हैं जिसको हम पहले पढ़ के आए थे, यही सवाल हम दोबारा यहां से उठा रहे हैं जी। देखो जी, सेम क्वेश्चन, और तुम्हें इकोनॉमिक्स सिखाते हैं आज। सेम क्वेश्चन, नंबर बदल दिया जी, ये है नंबर 2 सवाल। कहता है डिमांड सप्लाई ये है, ऐसे ऐसे हमने फंक्शंस तो नहीं चेंज किए, पुराना इक्विलिब्रियम प्रायर टू टैक्स तो सेम ही आएगा बेटा। क्या था जी बताना जरा, 1990 के इंटरसेप्ट से जी इक्विलिब्रियम कहां पे था भैया? क्वांटिटी कितनी थी? 60, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो था बेटा वो कितना था मेरे पास? 30. 30। ये सिचुएशन थी ना भैया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, गवर्नमेंट imposes quantity tax on sellers। कितने रुपए लगाया था पिछले सवाल में? 15 रुपए का लगाया था ना, यहां पर भी 15 रुपए का लगाएंगे, एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट ऑन सेलर्स। देखो ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन प्लीज 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 प्लीज। अब कौन सा कर्व चेंज होने वाला है जब सब टैक्स लगा है आपका सेलर्स के ऊपर? कौन सा फंक्शन बदलेगा? डिमांड फंक्शन चेंज करूंगा या सप्लाई फंक्शन चेंज करूंगा बताइए? Supply function. सप्लाई फंक्शन चेंज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो व्हाट विल बी द न्यू सप्लाई फंक्शन? पुराना अगर था मेरे पास 2p, क्या करूंगा जी? टैक्स प्लस करूं माइनस करूं? माइनस। Minus 4. माइनस टैक्स साइज, so this will be 2p minus 15, that comes to q1s is equals to twice of p minus 30. So this will become my new supply curve, 2p minus 30. Am I clear on this? Yes, sir. अब इसको जब मैं प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा, अगर मैं इसमें क्वांटिटी 0 कर दूंगा तो वर्टिकल एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बनाएगा भैया? 15 का। 15। स्लोप कितनी है इसकी? हाफ। ऊपर वाले कितनी थी? हाफ। कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। इंटरसेप्ट कितना बनाएंगे? 15 का बनाएंगे जी। और ये सप्लाई फंक्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया एस डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे ये ऊपर शिफ्ट किया बेटा, तो नया इक्विलिब्रियम भी बदल गया, ये पुराना इक्विलिब्रियम है आपका, एंड दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी मैं एक बात बोल सकता हूं ना, when the tax is imposed on the seller, the supply curve shifts leftward parallelly, and the vertical gap, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, and the vertical gap between the old and the new supply curve is nothing but the size of tax. Anushka from MH, you can ask your query please. सर इफ यू आर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द सेलर तो फिर हम माइनस क्यों कर रहे हैं टैक्स? मैडम एक बात बताइए मेरे को, टैक्स क्या कर रहा है? वो प्राइस को चेंज कर रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ। जब बायर के ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसके लिए प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है? अच्छा, हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मेरे बच्चे सुन तो ले, जब बायर्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उसके लिए प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए डिमांड कर्व में जब टैक्स लग रहा था तो हम प्राइस को प्लस कर रहे थे। लेकिन सेलर के ऊपर जब टैक्स लगेगा तो उसको पहले जो प्राइस मिल रहा था अब उससे कम मिलेगा ना उसे, ओके। तो उसके लिए हम उसे माइनस कर रहे हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू जो है, रेवेन्यूज कम हो जाएंगे उस सेलर के। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई जी? Yes, sir. अब ये जो न्यू प्राइस आएगा, ये जो न्यू प्राइस आएगा वो कैसे आएगा? न्यू इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? पुराना डिमांड कर विच इज 90 माइनस पी, एंड द न्यू सप्लाई कर विच इज 2p माइनस 30, ऐसी होगा।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई देख लो ना, डिमांड कर्व तो पुराना है, सप्लाई कर्व भी तो न्यू चाहिए यहाँ पे ई डैश के लिए। बोलते नहीं हो यार, एक तो ई डैश के लिए सप्लाई कर्व नया लूंगा और डिमांड कर्व पुराना लूंगा। इन दोनों को अगर इंटरसेक्शन मेरे को देखना है तो 90 माइनस पी इज इक्वल्स टू 2p minus 30, that comes to 120 is equals to 3p, तो p कितना आ गया जी 40। आज आपका और मेरा मतलब एक सेलर और एक बायर का ट्रेड किस प्राइस पे होगा? 40 पे। यस सर। ये 40 रुपीज में फ्री कौन हो जाएगा? फ्री मतलब इस बार सरकार को टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की है। तो 40 रुपए पे करके बायर फ्री हो जाएगा ना। तो दिस इज द प्राइस पेड बाय द बायर। तो बायर ने दिए हमको 40 रुपए, द प्राइस पेड बाय द बायर। आपसे मैंने लिए 40 रुपए, तुम अपने घर गए, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे को तो सरकार को देने कितने रुपए? 15 रुपए। I have to pay to the government, taxes imposed on me. So when I'll pay 15 rupees out of this 40, how much I left? 25। अब एक बात समझना ध्यान से, ये जितना सब देखो हुआ क्या, सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया। कंसेप्ट समझिए आप, सरकार ने सेलर पे टैक्स लगाया, सेलर ने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई को कम कर दिया, सप्लाई कम हुई तो मार्केट का प्राइस बढ़ गया। ये जो इंक्रीज इन प्राइस है ये क्या है? टैक्स बर्डन ऑन बायर्स। तुम पहले 30 पे करते थे, अब तुमको 40 पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? टैक्स बर्डन ऑन बायर्स। समझ में आई जी कहानी? दिस इज टैक्स बर्डन ऑन बायर्स। तुम्हारे पे टैक्स लगा नहीं, लेकिन तुम भुगतोगे। क्यों भुगतोगे? क्योंकि टैक्स लगा मेरे पे, मैंने सप्लाई कम कर दी, सप्लाई फंक्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। जितना प्राइस बढ़ेगा वो कौन भुगतता है? तुम पहले 30 देते थे, अब तुम 40 देते हो, तो ऑटोमेटिक 10 रुपए का बर्डन तुम पे आ गया। तुमसे मैंने लिए 40, जिसमें से सरकार को कितने देने हैं मुझे? हाँ जी 15 15। 15 ये गैप जो मैंने देखो यहाँ पे जो क्रिएट किया है, ये 15 रुपए है या नहीं है? वर्टिकल गैप। ये मैं सरकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा भैया? मेरे पास बचेगा 25 रुपए, विच इज द प्राइस एक्चुअली रिसीव्ड बाय द सेलर। तो पहले मुझे 30 रुपए मिलते थे, अब मुझे 25 मिलते हैं। दिस इज अ 5 रुपीज बर्डन, टैक्स बर्डन ऑन सेलर्स। कितने रुपए बर्डन आया जी बायर के ऊपर बताओ? 10 रुपए। सेलर पे कितना आया? 15 5। टोटल 15 का टैक्स था बाबा। 5 रुपए सेलर ने बियर किया है, 10 रुपए कंज्यूमर ने बियर किया है। टैक्स किस पे लगा था? सेलर पे। इसके ऊपर वाला सवाल देखो, 10 रुपए बियर किए है बायर ने, 5 रुपए बियर किया है सेलर ने, टैक्स लगा था बायर पे। यानी कि दोनों क्वेश्चन का तो आंसर सेम आया। इसका मतलब टैक्स लगे चाहे बायर पे, टैक्स लगे चाहे सेलर पे, आउटकम्स रिमेन्स सेम। नाउ द क्वेश्चन इज, सर बायर पे बर्डन ज्यादा आ रहा है 10 रुपए का, सेलर पे बर्डन कम आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अभी तक की जितनी पिक्चर है उससे मैं ये बात समझा सकता हूं आपको क्या? इधर देखिए प्लीज, बातें नहीं करने का। इधर देखो, इधर देखो, आपस में एक आध बच्चा बात कर रहा है, कैमरा बंद कर दे। देखो, अरे भाई वो ऊपर वाले का कैमरा चालू है, नहीं छुप सकते। और भाई मेरे से छुप के जाओगे पिका, तुमने एक कोना से एडमिशन ले, तुम्हारी मजबूरी है, मुझे भुगतना पड़ेगा। मतलब मेरे से तुम्हें मत्था मारना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, आदत डाल लो इस गंदी शक्ल को देखने की, यही देखनी पड़ेगी। 4 साल नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत है। तो हम ये इतना ही बात समझ गए कि टैक्स चाहे कंज्यूमर पे लग रहा है, टैक्स चाहे सेलर पे लग रहा है, दोनों के आउटकम सेम आएंगे, बर्डन दोनों को बियर करना पड़ेगा।
तो ये बात मैं कह सकता हूं क्या, सिर्फ यस ना बोलना, टैक्स का बर्डन किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बायर को मिलेगा, कितना सेलर को बियर करना पड़ेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो इम्पोज बायर पे हुआ है या सेलर पे हुआ है। ये बात तो ठीक है ना? हाँ भाई, स्कंधा जी, स्कंधा फ्रॉम सत्यवती कॉलेज, ये बात समझ में आ गई मैम आपको? आर यू एनिमल? और आप उस बोल सकते हैं ना? जी सर जी आ गई। अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा कोई ऐसे वाला केस तो नहीं है, मैं कहा भैया है ना? बोल लिया करो भाई। चलिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को जो आपने न्यूमेरिकली समझी, अब इस चीज को मैं आपको विदाउट यूजिंग द न्यूमेरिक डेटा कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, मेरे में और रीडिंग लिस्ट में फर्क क्या है ये समझिए। रीडिंग लिस्ट क्या करेगी, वो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करेगी, फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएगी। मेरे सिस्टम ही उल्टा है, मैं पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ, समझ में आ गया, कहता है हाँ चल अब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कहते हैं ऐसा क्यों करते हो सर, मेरा अपना स्टाइल है भाई। ठीक है भाई, अब कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना, समझ में कितना जल्दी आएगा। बढ़िया, देख बढ़िया, एकदम मजेदार। बिना क्लास के बाद एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, जो आपके स्कूल लेवल का सवाल है, ठीक है। ये आई विल आस्क का क्वेश्चन, जिसने सही जवाब दिया 1000 रुपीज कैश प्राइस ऑन द स्पॉट, ठीक है। मीटिंग खत्म होने के बाद 1000 रुपए का कैश प्राइस है। देखो जी, हमारे पास ब्लैक कलर से जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये प्रायर टू टैक्स है। अभी तक सरकार ने कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाया है। डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से हमने इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को निकाल लिया है। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ भैया, एक बार कुछ आपको समझाने के लिए। देखना जी ध्यान से प्लीज, और मेरे को आप बताएंगे कि क्या करना है। मैंने कहा जी टैक्स ऑन बायर्स, टैक्स लग रहा है बायर्स के ऊपर। कौन सा कर्व शिफ्ट होने वाला है जी, बताओ? डिमांड कर्व डिमांड कर्व, Demand लेफ्ट वर्ड curve. राइट वर्ड? लेफ्ट वर्ड चलो जी, हमने लेफ्ट वर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट कर दिया जी। ओके, ये जो इनके बीच में वर्टिकल गैप है, ये क्या है? टैक्स साइज टैक्स साइज। चलो जी, हमने कहा ये टैक्स साइज, इसको मैं नाम दे दिया स्मॉल टी। When there is a tax on the buyer's demand curve shift leftward parallel, equilibrium price false falls. Equilibrium price falls. So this is my new equilibrium. This is the price received by sellers. सेलर फ्री है इस प्राइस पे, बायर फ्री हो जाएगा? नहीं, बायर क्या करेगा, अभी इसमें सरकार को देगा कितने, इस पीएस में कितना देगा वो, टी जोड़ देगा, इतना देगा, बोलो हाँ या ना? yes sir yes sir तो दिस इज द प्राइस एक्चुअली पेड बाय द बायर्स, एंड दिस इज योर न्यू क्वांटिटी जो बाजार में ट्रेड होगी, दिस इज न्यू क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ये ऊपर वाला क्या है, किसका बर्डन है? ये ऊपर वाला जो मैंने मार्क किया अभी, बायर का या सेलर का? बायर मैंने कहा जी बायर्स बर्डन। और नीचे वाला किसका है ये?
Sellers. Sellers. Sellers burden. इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। क्लियर है? चलो इसके राइट का डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा जी टैक्स लगा सेलर के ऊपर। बताइए जी कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा भैया? Supply कर. राइट वर्ड, राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, राइट वर्ड। Left. अच्छा लेफ्ट में होता है, अच्छा 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 ठीक है जी, ठीक है जी। हमने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिया जी सप्लाई कर। प्राइस इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा। दिस इज द न्यू प्राइस। किसका? बायर का। कौन फ्री हो जाएगा इस प्राइस पे? Buyer. बायर ने इतना पैसा दिया, अपने घर गया। सेलर क्या करेगा भैया? इसमें से पैसे किसको देगा? Government. गवर्नमेंट। कितने रुपए? 3 रुपीज। तो उसके हाथ में कितना बचेगा? इतना बचेगा जी। पीएस। कोई दिक्कत किसी को? ऊपर वाला क्या है जी? ये ऊपर वाला क्या है जी? ये Buyers. बायर्स बर्डन। और नीचे वाला क्या है जी? ये Sellers burden. सेलर्स बर्डन। इन दो डायग्राम्स में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। No sir. अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बट ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा है या नहीं है। जब टैक्स नहीं होता तो डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं क्यूई पे, राइट? Yes. जब टैक्स लगता है, चाहे कंज्यूमर पे लगे चाहे सेलर पे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी दोनों में ही कम होती है। बोलो हाँ। Yes. इस न्यू क्वांटिटी पर, इस न्यू क्वांटिटी पर पुराने जो ओल्ड ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कर है उसमें गैप आ जाता है। बोलो हाँ। Yes sir. बोलो हाँ। नॉट यस सर। हाँ। एंड ये जो गैप आता है इट इज नथिंग बट द साइज ऑफ टैक्स। ये चीज दोनों डायग्राम में सेम है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, when government imposes quantity tax either on buyer or on sellers, it hardly matters. At the new quantity, which will be new quantity, जो हम ट्रेड करेंगे जिस क्वांटिटी की, उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कर होते हैं ब्लैक वाले, उनमें वर्टिकल गैप आ जाता है। एंड दैट वर्टिकल गैप इज नथिंग बट द साइज ऑफ टैक्स। बोलो यस और नो? Yes sir. Yes sir. चलो जी, अब आओ इस डायग्राम पे। Look at the screens. Very, very important topic is coming out here. मैं कहता हूं इनके बीच में गैप आएगा। बोलो हाँ या ना? वो गैप किसके बराबर होगा? वो गैप किसके, ये गैप जो आता है ये किसके बराबर होता है गैप? ये टैक्स साइज। तो हमारी इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है टैक्स वेज। वेज डिक्शनरी मीनिंग बताता हूं। पीस ऑफ वुड, मान लो इफ लेट अस सपोज अगर ये वुड होता तो मैंने कहा भैया इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है। कितनी लेंथ है इसकी? 5 यूनिट्स। तो सरकार को अगर 5 रुपए का टैक्स लगाना है, 5 यूनिट्स का टैक्स लगाना है, तो सरकार डिमांड सप्लाई के बीच में ये इंसर्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली 5 रुपए का टैक्स लग जाएगा। सरकार कहती नहीं जी मेरे को तो 10 रुपए का टैक्स लगाना है, तो आप इसको इंसर्ट कर दीजिए डिमांड सप्लाई के बीच में। मान लो ये 5 रुपए का टैक्स लगाना है तो ये क्वांटिटी आएगी। कहो इन 10 का टैक्स लगाना है तो ये 10 रुपए यूनिट है तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। आपको मुझे 20 का टैक्स लगाना है तो 20 का। तो जितने रुपए का आप टैक्स लगाना चाहते हो उतने का टैक्स वेज आप इंसर्ट कर दीजिए किसके अंदर? डिमांड सप्लाई के बीच में। तो हमने कहा करके दिखाओ जी। मैंने कहा ये लो जी। मैंने कहा भैया ये टैक्स वेज है। डाउट यहां तक किसी को? ये न्यू क्वांटिटी आएगी से यस और नो? बोलिए।
या टैक्स इस पे लगा है, मैं वो छोड़, इस मर्जी पे लगे। ये ऊपर वाला प्राइस किसका होता है? बायर का। Buyer. नीचे वाला प्राइस किसका होता है? Seller. सेलर का। क्या टैक्स इस पे लगा है, मैं छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाला ये बर्डन किसका है? टैक्स बर्डन ऑन Buyer. बायर। नीचे वाला किसका है? सेलर। क्या टैक्स किस पे लगा है भैया, ये तो बता दो। मैंने कहा तू बता किस पे लगाना है, तू बता दे। इधर देखो, दिस इज द ओपन डायग्राम। आप कहते हो जी हमें कंज्यूमर पे टैक्स लगाना है। अच्छा, कंज्यूमर पे लगाना है तो भैया इस वाले पॉइंट से डिमांड कर को शिफ्ट कर दो, बन गया कंज्यूमर पे टैक्स। कहते नहीं 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 नहीं, हमें सेलर पे लगाना है। अच्छा, सेलर पे लगाना है तो इस वाले पॉइंट से सप्लाई को शिफ्ट कर दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? Yes, तो sir. रिजल्ट्स रिमेन सेम irrespective whether tax is imposed on buyers or on sellers. रिजल्ट्स हमारे एब्सोल्युटली सेम आते हैं जी। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? जिन जिनको समझ में आती है एक बार हैंड रेस कर ले। हैंड रेस करने का मतलब आपको समझ में आ गई जी। एवरीबॉडी प्लीज रेज हैंड जिसको समझ में आ गया। स्टिल सम स्टूडेंट्स आते हैं इनका हैंड रेज नहीं है अभी। क्या डाउट है तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर लीजिए। स्टिल आई एम वेटिंग। Sure. Thank you. Thank you. Thank you. You can down your hand, please. You can down your hand, please. Agam, Skandha, down your hand, please. चलिए, मैं एक बार मीटिंग यहाँ रोक रहा हूँ, आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ जी दोस्तों, अब सवाल है 1,000 रुपए का। ठीक है भाई, सब लोग हैंड रेस करेंगे। मैं 3 लोगों से पूछूंगा, तीनों में से सबने जवाब गलत दे दिया तो फिर मैं बताता हूँ। 3 जनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बिना हैंड रेस करे बोलोगे, आंसर इनवैलिड माना जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? आप सब लोग अपने स्कूल लेवल में कॉस्ट पढ़ के आए हो। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सारे फंक्शंस पढ़ कर आए हो। कहते हाँ जी पढ़ के आए। वहां पे आप वर्टिकल एक्सिस पे लिखते हो मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे लिखते हो आउटपुट, और कहते हो जी मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होता है। मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप्ड होता है, ये सबने सुना है। फिर पूछते हैं मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप्ड क्यों होता है? कहते जी पहले आउटपुट बढ़ता है तो एमसी फॉल करती है, फिर एमसी अपने मिनिमम पे आ जाता है, फिर आउटपुट बढ़ने से एमसी बढ़ जाती है, इसलिए एमसी का यू शेप होता है। अगर ऐसा कोई जवाब है तो वो जवाब अपने पास ही रखिएगा जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी के पास जवाब है कि एमसी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है तो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन प्राइस 1,000 रुपीज राइट नाउ। हाँ भाई, मेरे स्टेट टॉपर्स, डीयू टॉपर्स, स्कूल टॉपर्स, बोलो बोलो। सर आपने फर्स्ट वाला क्या बताया था कि पहली वाली के अपने पास रखना वाली वो क्या बताई थी? अगर आप ये जवाब देना चाहते हो तो मत बताना, ये गलत जवाब है कि अरे तुम पढ़ लेकिन कर आए बोला हो। क्या? अरे बोला कि क्या आप था? कहते हो ना पहले एमसी फॉल करता है, फिर हम्म। मिनिमम पे आता है, फिर राइज करता है, इसलिए एमसी का यू शेप होता है। दिस इज नॉट राइट आंसर। आई एम आस्किंग व्हाई। ऐसा क्यों होता है, बस यही सवाल है कसम से। छोड़ो, मैं तो साइंस की हूँ। चलिए, बाकी वाले इकोनॉमिक्स वाले तू का टेंशन ले रही। हाँ, एआई चला लो तुम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला लो फटाफट से बेटा पे जाके। चलो जी, अब मेरी बारी। अब आंसर सुनना बड़े ध्यान से, और बिना डेरिवेशंस बिना रीजंस के यार मैं बात नहीं किया करता, ठीक है? तो जब भी कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन के साथ दूंगा। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। आपने बचपन में एक पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबने सुना है ना? ये एक 6 नंबर क्वेश्चन याद कर गए थे? कर गए थे नहीं कर गए थे याद?
हाँ सर करके है ना? तो यहाँ पे आप कहते थे हमारा जो आउटपुट होता है Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेल कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कम से कम एक फैक्टर मुझे फिक्स चाहिए बिकॉज हम शॉर्ट रन में है। तो as we increase the units of a variable factor which is assumed to be labor here, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर लेबर को इंक्रीज करेंगे, इनिशियली मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, इनिशियली मेरा एमपी राइज करता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर एमपी फॉल करता है और नेगेटिव हो जाता है। ये बात सबने सीखी हुई है, ये लॉ ने बताई है हमें। Like this. ऐसे सबने पढ़ा ना, यहाँ पे लेबर होती है, यहाँ पे आउटपुट होता है। बेसिकली हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें। यहाँ तो कोई डाउट जी किसी को? हाँ जी, क्लियर है ना यहाँ तक की कहानी? ये लॉ ने बताया ना, लॉ ऑफ वेरिएबल स्टेट्स, as we increases the units of a variable factor, initially total product increases by increasing rate, thereafter increases by diminishing rate, reaches the maximum, then starts falling। ये तो सीखा सब लोगों ने। अगर टीपी मेरा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है मतलब एमपी मेरा राइज कर रहा है, टीपी अगर मेरा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी फॉल कर रहा है बट रिमेन्स पॉजिटिव, और जब टीपी ही डिक्रीज कर जाएगा तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये सबने लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा? से यस और नो? Yes, sir. Yes, चलिए, आज अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू आर यूजिंग, वन इज लेबर वन इज कैपिटल। तो जितना पैसा आप लेबर को दे रहे हो विच इज अ वेरिएबल फैक्टर, जितना पैसा लेबर को दोगे वो लेबर का कॉस्ट क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। जितना पैसा आप कैपिटल पे खर्च करोगे वो आपका फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। हाँ जी, लेबर को आपने कहा जी हमने एल यूनिट्स ऑफ लेबर को हायर किया विद अ वेज रेट डब्ल्यू, एक वेज रेट है 100 रुपए पर पर्सन, 500 रुपए पर पर्सन, एक गिवन वेज रेट है, डब्ल्यू बार कर दी, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। और जितना पैसा आप कैपिटल को दोगे विच इज रेंटल वैल्यू, तो ये मेरी हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आ गई? भाई जितने मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जितनी जितनी मैं पेमेंट करूंगा उनका समेशन करोगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? वेरिएबल फैक्टर को जो पेमेंट जा रही है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो फिक्स फैक्टर को पेमेंट जा रही है वो फिक्स कॉस्ट होगी, दोनों को टोटल किया तो टोटल कॉस्ट आ गई। से यस और नो? Yes, sir. बोलिए, yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताइए? चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट और चेंज इन टीवीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, क्योंकि टीएफसी तो कभी चेंज होती नहीं है। तो जो भी चेंज आता है टीसी के अंदर वो टीवीसी की वजह से होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टीवीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज एमसी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, से यस और नो? Yes, sir. Yes, एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। yes, sir. Yes, sir. टीवीसी मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेज रेट विच इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, लाइक दिस। कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला, I'll get dl अपॉन में dq, इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिखा dq अपॉन में dl। आप इसे कैसे रीड करेंगे? dq अपॉन dl को रीड करके बताना, कैसे रीड करेंगे आप इसे? कैसे रीड करेंगे बताइए इसको? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, कैसे रीड करोगे इसे? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, से यस और नो? Yes, sir. क्या होता है, कैसे रीड करो? चेंज, अगर एक लेबर को चेंज करेंगे तो आउटपुट में जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। एक लेबर एक वेरिएबल फैक्टर और आप एम्प्लॉय करेंगे तो आपके आउटपुट में जो चेंज आएगा उसे क्या बोलते हैं? MP. एमपी बोलते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया डब्ल्यू बार इंटू में 1 अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट। by using this relation, can I say marginal cost and marginal product are inversely related? Say yes or no? Yes, sir. Marginal product and marginal cost are
इनवर्सली रिलेटेड। यहां तक कोई डाउट किसी को? इसका मतलब क्या है? जब एमपी बढ़ेगा तो एमसी कम होगा, एमपी कम होगा तो एमसी बढ़ेगा, और जब एमपी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो एमसी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। तो इसी के कॉन्ट्रैक्शन में अगर मैं एक फंक्शन आपको दिखाऊं, जब तक एमपी राइज कर रहा है, एमपी इंक्रीज कर रहा है, तो एमसी क्या करेगा बताइए? एमसी क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। इनवर्सली रिलेटेड है। व्हेन एमपी एट इट्स मैक्सिमम, एमसी एट इट्स मिनिमम, Yes, and when sir. MP falls, MC starts राइट। rising. तो MC कर्व यू शेप्ड क्यों होता है? बिकॉज MP और MC में इनवर्स रिलेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस डेरिवेशन। और MP कर्व ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने MP को एक शेप दी, उस MP और MC में हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, उसके बाद वी कैन कंक्लूड दैट MC कर्व इज यू शेप। समझ में आई दोस्त कहानी? ये है इसका आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. चलिए, मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं यहाँ पे।